जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया के बारे में जो हजारों साल पहले मिस्र और मेसोपोटामिया जितनी ही महान थी, लेकिन फिर इतिहास के पन्नों से जैसे गायब ही हो गई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे रहस्यमयी सभ्यताओं में से एक सिंधु घाटी सभ्यता की। यही वो सवाल है जो आज भी इतिहासकारों और पुरातत्वविदों को परेशान करता है। ये एक तरह से एक आर्कियोलॉजिकल डिटेक्टिव स्टोरी है जिसकी परतें आज भी खुल रही हैं। तो चलिए हमारे साथ चलिए इस शानदार सभ्यता के रहस्यों को सुलझाने के सफर पर। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये सभ्यता दोबारा मिली कैसे। फिर जानेंगे कि इसके शहर कितने विशाल और एडवांस थे, वहां के लोग जीते कैसे थे, और आखिर में हम उस सबसे बड़े सवाल का सामना करेंगे कि उनका हुआ क्या। तो कहानी शुरू होती है एक ऐसी खोज से जो हुई तो लगभग गलती से थी, पर उसने भारतीय उपमहाद्वीप का इतिहास हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। देखिए, इसकी शुरुआत तो 1826 में ही हो गई थी, लेकिन इसकी असली अहमियत समझने में करीब करीब 100 साल लग गए। जरा सोचिए तो 1856 में जब रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो मजदूरों ने अनजाने में हड़प्पा की हजारों साल पुरानी ईंटों से पटरी बना दी। मतलब एक पूरे सभ्यता की नींव ही उखाड़ दी। असली कामयाबी तो 1921 और 1922 में मिली, जब दयाराम साहनी ने हड़प्पा और राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की, और फिर 1924 में सर जॉन मार्शल ने पूरी दुनिया को इस खोई हुई महान सभ्यता के बारे में बताया। तो ठीक है, सभ्यता तो मिल गई, पर अगला सवाल था कि आखिर ये थी कितनी बड़ी। और यकीन मानिए, इसका जवाब चौंका देने वाला था। 13 लाख वर्ग किलोमीटर। ये कोई छोटा मोटा इलाका नहीं था। हम बात कर रहे हैं उस वक्त की दुनिया की सबसे बड़ी सभ्यता की। इतनी बड़ी कि मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं को मिला भी दें तो भी ये उनसे बड़ी थी। सचमुच एक विशाल साम्राज्य। और इसका फैलाव जबरदस्त था। आज के पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान के बड़े बड़े हिस्सों में ये फैली हुई थी। और इस पूरे साम्राज्य की लाइफलाइन, इसकी जीवन रेखा थी सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियां। तो ये बात तो साफ है, सिंधु घाटी सभ्यता अपने समय की एक सुपर पावर थी। ये था कांस्य युग, मतलब वो जमाना जब मेटल टेक्नोलॉजी ने बड़े बड़े शहरों और साम्राज्यों को जन्म दिया। और इनके पास क्या नहीं था? एडवांस टेक्नोलॉजी, बेहतरीन शहर, दूर दूर तक फैला हुआ ट्रेड नेटवर्क। इन्हीं सब के दम पर ये उस युग की सबसे ताकतवर सभ्यताओं में से एक थे। तो चलिए अब जरा इन शहरों के अंदर चलकर देखते हैं कि आखिर इन लोगों ने कैसी अद्भुत दुनिया बसाई थी। इस महान सभ्यता की दो ट्विन कैपिटल्स यानी जुड़वा राजधानियां थीं, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो। एक तरफ हड़प्पा जो रावी नदी के किनारे था और जिसे सबसे पहले खोजा गया, दूसरी तरफ मोहनजोदाड़ो जिसका मतलब होता है मृतकों का टीला, और जो अपने मशहूर ग्रेट बाथ के लिए जाना जाता है। लेकिन जो चीज सच में हैरान कर देती है वह है इनकी अर्बन प्लानिंग। सोचकर देखिए, आज से कोई 5000 साल पहले इनके शहर एकदम सटीक ग्रिड पैटर्न पर बने थे। सड़कें एक दूसरे को बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पर काटती थीं। कमाल की बात तो यह है कि हर घर में अपना टॉयलेट था, ढकी हुई नालियां थीं जो शहर के मेन सीवर सिस्टम से जुड़ी थी। अरे ये तो एक ऐसी व्यवस्था थी जो दुनिया के कई हिस्सों में 20वीं सदी तक देखने को नहीं मिली। और इसका सबसे बड़ा सबूत मोहनजोदड़ो का ग्रेट बाथ। जब पुरातत्वविद सर जॉन मार्शल ने इसे पहली बार देखा तो वो भी हैरान रह गए थे। उन्होंने इसे अपने जमाने की एक आश्चर्यजनक इमारत कहा था। ऐसा माना जाता है कि इसका इस्तेमाल शायद किसी धार्मिक स्नान या अनुष्ठान के लिए होता था। जो भी हो, ये उनकी इंजीनियरिंग का एक बेजोड़ नमूना तो था ही। शहर तो वाकई शानदार थे, पर सवाल ये उठता है कि इन शहरों में रहने वाले लोग कैसे थे, उनका समाज कैसा था, उनकी इकोनॉमी कैसे चलती थी, वो मानते क्या थे। अब तक जो भी सबूत मिले हैं उनसे लगता है कि इनका समाज काफी वेल ऑर्गेनाइज था। शायद 4 मेन क्लासेस में बटा हुआ था। सबसे ऊपर रूलर्स या पुजारी वर्ग, उनके नीचे व्यापारी, फिर किसान और कारीगर जो असल में इन शहरों की जान थे, और सबसे आखिर में मजदूर। कुल मिलाकर एक काफी कॉम्प्लेक्स और सिस्टमैटिक सोसाइटी की तस्वीर सामने आती है। इनकी इकोनॉमी का बेस तो एग्रीकल्चर ही था। गेहूं, जौ जैसी फसलें उगाते थे, मवेशी पालते थे। लेकिन ये सिर्फ किसान नहीं थे, बल्कि कमाल के व्यापारी भी थे। और इसका सबसे बड़ा सबूत मोहनजोदड़ो में मिली मेसोपोटामिया की सील्स यानी मोहरें। ये इस बात का पक्का सबूत है कि इनका ट्रेड नेटवर्क हजारों किलोमीटर दूर तक फैला हुआ था। अच्छा, तो ये लोग पूजा पाठ में क्या मानते थे? इनकी स्पिरिचुअल वर्ल्ड भी काफी इंटरेस्टिंग थी। मिली हुई मूर्तियों से पता चलता है कि ये किसी मदर गॉडेस यानी मातृ देवी की पूजा करते थे। एक मोहर पर एक पुरुष देवता की तस्वीर भी है जिन्हें कई लोग पशुपति या भगवान शिव का शुरुआती रूप मानते हैं। पर सबसे अजीब बात क्या है पता है? मिस्र और मेसोपोटामिया की तरह यहाँ कोई बड़े बड़े मंदिर नहीं मिले हैं, कोई पिरामिड नहीं, कोई जिगुराट्स नहीं। ये बात उनके धार्मिक जीवन को और भी ज्यादा रहस्यमयी बना देती है। और यहीं से हम पहुंचते हैं अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर, और उस सबसे बड़े सवाल पर। इस पूरी पहेली को और उलझा देती है एक और बात, वो ये कि सिंधु घाटी के लोग बड़े शांति प्रिय लगते हैं। खुदाई में हथियार बहुत ही कम मिले हैं, तो किसी बड़ी लड़ाई या हमले से इनका अंत हुआ हो इसके चांस कम लगते हैं। तो फिर आखिर हुआ क्या? यही वो मिलियन डॉलर क्वेश्चन है जिसका पक्का जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। कई थ्योरीज हैं। क्या क्लाइमेट चेंज की वजह से नदियां सूख गईं, या कोई भयंकर बाढ़ आई थी जिसने सब कुछ डुबो दिया, या फिर ये लोग धीरे धीरे दूसरी संस्कृतियों में घुल मिल गए। सच तो ये है कि कोई भी एक थ्योरी पूरी कहानी नहीं बताती। ये इस महान सभ्यता की पहेली का वो आखिरी टुकड़ा है जो आज भी मिसिंग है। सिंधु घाटी सभ्यता एक रिमाइंडर है कि इतिहास में आज भी कितने ही राज दफन हैं। वो लोग अपने वक्त से कहीं कहीं आगे थे। बेहतरीन प्लानर, जबरदस्त कलाकार और हिम्मत वाले व्यापारी। उनकी कहानी का अंत भले ही एक रहस्य हो, लेकिन उनकी विरासत आज भी हमें हैरान करती है, हमें सोचने पर मजबूर करती है। ये एक ऐसी कहानी है जिसका आखिरी चैप्टर लिखा जाना अभी बाकी है।